नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। हरियाणा के चुनावी नतीजे आ गए और सारे एग्जिट पोल से उलट, कई पत्रकारों जिनमें मैं भी शामिल हूं उनके अनुमानों से उलट, बिल्कुल उलट। और मुझे ये लगता था कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी अपनी सीटों में बहुत इजाफा करेगी और भारतीय जनता पार्टी आधा के करीब पहुंच जाएगी, 20, 22, 25 सीटों तक रहेगी। लेकिन आपने देखा नतीजे बिल्कुल उलट आए। भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों में बढ़ोतरी करने में कामयाब हुई, 40 से 48 पे पहुंची और कांग्रेस पार्टी 37 तक रह गई। यानी 6 सीटों में पिछली बार से कांग्रेस पार्टी ने बढ़ोतरी की और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। 5 सीटों पर तीसरी शक्तियां सिमट गई। तो ये चीज़ जो दिखाई दे रही थी कि आमने सामने की टक्कर में 80 से 80, मैं हमेशा कहता था कि जो तीसरी ताकतें हैं वो 10 से कम पे रह जाएंगी। वो तो हुआ, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो आंकड़ा हम कांग्रेस के लिए सोच रहे थे कम से कम, वो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया। और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की लहर से ज़्यादा सीट बीजेपी को इस बार मिली। तो इसके कारण क्या है, ये एक बार सोचने की बात है। सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ माहौल क्या है रिपोर्ट के जरिए जो मैंने आपको दिखाया, वो एक अलग बात है। रिपोर्ट करना एक अलग बात है और आकलन और अनुमान लगाना अलग बात है। अनुमान के मुताबिक, मेरे अनुमान की जो वजहें थी वो बिल्कुल निष्प्रभावी और बिल्कुल ज़मीनी सच्चाई तो जो दिख रही थी वो इसी तरह की दिख रही थी। लेकिन कई बार अनुमान गलत होते, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि इस चक्कर में कि मेरी बात गलत होगी या सही होगी, मैं इतना बोझ लेकर नहीं रह सकता। और मैं गलत या सही आने वाले दिनों में हूँगा, इसलिए मैं ना बोलूँ। बोलने से कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बातें गलत हो जाएं तो बाद में ये हो कि मैंने बोला कुछ और हुआ कुछ। इसलिए मैं बोलना कभी नहीं छोड़ूंगा। पहली बात ये, मैं आज ही किसी ने कहा आपका अनुमान तो गलत निकला। मैंने कहा अगर अनुमान या भविष्यवाणियाँ गलत निकलने लगे तो ज्योतिष हाथ देखना छोड़ देगा या पंडित कुंडली देखना छोड़ देगा, वैसे ही पत्रकार बोलना नहीं छोड़ देगा। वैसे बहुत स्मार्ट पत्रकार भी हैं जो कभी भी अपनी तरफ से इस बात का खुलासा नहीं करते हैं कि सीटों के मामले में या सरकार के मामले में उनका क्या कहना है। जैसे जैसे परिणाम आते रहते हैं वैसे वैसे वो समीक्षा करते रहते हैं। लेकिन मेरे जैसे लोग हमेशा वैसे कई बार मुझे भी लगता है कि हमारा काम रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करके छोड़ दिया जाए और बाकी जनता अपने हिसाब से आकलन करे। लेकिन कई बार लगता है कि जब आप इतना घूमते हैं, जब आप कुछ चीज़ों को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो लोगों के सामने वो भी रखना चाहिए। बहरहाल एनालिसिस अलग है, अनुमान अलग है और नतीजे बिल्कुल अलग है। तो पहली बात तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में कहा था कि मुझे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा, वैसे ही हरियाणा में जो मैंने कहा था वो बिल्कुल उलट हुआ। और एक बार फिर पिछले 2 दिनों में, यानी जब हरियाणा में चुनाव 5 तारीख को हुआ तो मैंने 6 और 7 तारीख को 2 वीडियो डाले थे। एक हरियाणा के चुनाव पर और इसके पहले वाला, और दूसरा जम्मू कश्मीर के चुनाव पर। आप उस वीडियो में मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 370 हटाने का कोई खास फायदा नहीं होने वाला जम्मू में। ऐसा ही हुआ, 25 सीटें 2014 में भी थी और लेकिन बावजूद इसके जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज बीजेपी का ही रहा। तो कहने वाली बात यह है कि और मैंने ये भी कहा था कि उमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री बनना कश्मीर में तय है। तो बहरहाल वो 1-2 वीडियो था, तो एक सही एक गलत था। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं है, हरियाणा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए एक चीज़ तो साफ़ हो गई कि भारतीय, ये कोई माने या न माने, हम लोगों का जो अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी के नेता उम्मीदवार भी हमें मिल रहे थे तो भी वो ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। यानी ये प्लेट में सजी हुई कांग्रेस की जीत भारतीय जनता पार्टी ने उसके हाथ से छीन ली। देखिए, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने जब लड़ती है तो बीजेपी उसको हराने में बिल्कुल कामयाब होती है। एक बार ये फिर साबित हुआ। दूसरी बात, सरकार में रहने के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी को किसी भी स्तर पर रोकने में जो जमीन पर दिखती है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति उसमें कामयाब होती है। तीसरी बात, सोशल मीडिया और
हवा के जरिए, माहौल के जरिए चुनाव जीतने की कांग्रेस पार्टी की जो एक दिखाई देती है, कई बार वो सही भी हो जाता है। कर्नाटक में सही हुआ, तेलंगाना में सही हुआ, तो इसलिए जो दिखता है हिमाचल में सही हुआ, वो कई बार वैसा ज़मीन पर होता नहीं है। तीसरी बात, कांग्रेस बीजेपी ये जानते हुए कि वो ये बाजी हार रही है, बाजी पलटना बाजी पलटना वो जानती है, हारी हुई बाजी को जीतना वो जानती है। न सिर्फ चुनाव हारते हुए सरकार बनाने के बारे में वो सोचने लगती है, बल्कि पहले वो चुनाव जीतने के लिए भी पूरी कोशिश करती है। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए कि कितनी सीटें वोट परसेंटेज के लिहाज से, वोटों के अंतर को आप देखिए, और कांग्रेस पार्टी के निर्दलियों के वोट पाने की वजह से उन्हें कितनी सीटों पर हार होनी पड़ी, ये भी देखिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी शाम को 6 बजे मतदान तक हिम्मत नहीं हारती, वो शाम को 6 बजे तक चुनाव लड़ती है, और उसके कैडर, उसका कार्यकर्ता, उसका संगठन, उसका एक नेतृत्व ऊपर से नीचे तक वो काम करता है। अब देखिए हरियाणा, अब बात ऐसी नहीं है कि जीत और हार, मैंने कहा कि ये प्लेट में कांग्रेस पार्टी को ये हरियाणा मिलने जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने उसके हाथों से छीन लिया। एक तो उसने हर वो काम किया जो उसे करना चाहिए था, और वो जमीन पर काम करते हुए उस तरह भले न दिखा हो, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने से लेकर और चुनाव की तारीख मतदान के शाम 6 बजे तक उसने ये बाजी, मुझे लगता है कि पलटी है, और उसमें उसके कार्यकर्ताओं का, उसके संसाधनों का, उसके मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष खुद ही चुनाव हार गए। करण दलाल जो कि 5 बार के विधायक हैं और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रिश्तेदार हैं, वो पहली बार के अभी सिटिंग कैंडिडेट जो पलवल का था उसका टिकट काट के एक नए लड़के को बीजेपी ने टिकट दिया, और उसने करण दलाल जो 5 बार के विधायक कैबिनेट मंत्री थे उनको चुनाव हरा दिया। तो ऐसे बहुत सारे, मोहनलाल बडोली जो कि प्रदेश के अध्यक्ष है, वो कृष्णा गहलोत को वहाँ से टिकट दिया गया, एकदम नई महिला को जो 2 बार चुनाव हार चुकी थी, हालांकि वो एक बड़ी कंपनी की मालिक हैं, बहुत पैसे वाली हैं, वहाँ से उन्होंने टिकट राई सीट से दिया, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़े, उनको दिया और वो चुनाव जीत गई। इसी तरह मैं इसलिए ये सब उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके समझ में आएगा। एक जगह गोहाना सीट जो है, वहाँ पर जाट वोटों की संख्या और गैर जाट वोटों की संख्या बिल्कुल बराबर है। जाट 3 चुनाव लड़ रहे थे, वोटों का बंटवारा उनमें हुआ, और जो गैर जाट वोट थे वो पूरा कंसंट्रेशन रहा, और डॉक्टर अरविंद शर्मा वहाँ से चुनाव जीत गए। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो जो कांग्रेस को जीत मिली है वो ज़्यादातर जाट बेल्ट में मिली है। इक्का दुक्का इधर उधर जो सीटें मिली हैं, लेकिन जाट बेल्ट में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली हैं। अभय चौटाला का हारना एलनाबाद से कोई मामूली घटना नहीं है। तो इस तरीके से जाट बेल्ट में जो मैंने कहा था कि कांग्रेस बीजेपी 35 बनाम 1 की लड़ाई जातिगत समीकरण के लिहाज से लड़ रही थी, और हिंदू मुसलमान का कोई फैक्टर नहीं था, लेकिन ज़मीन पर वो 35 बनाम 1 नहीं हुआ। जाटों के प्रति वो भावना ऐसा दिखाई नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब गैर जाटों को ये बात लगी कि जाट आने जा रहा है, तो दलित भी जैसे लोकसभा चुनाव में उसने वोट किया था कांग्रेस को, उसके भी पैर थोड़े कांपे हैं, और उसने ये सोचकर कि फिर वही जाटों का प्रभुत्व आएगा, फिर वही रोहतक, जींद और हिसार और उस इलाके के लोगों को, सोनीपत के लोगों को का प्रभुत्व बढ़ेगा। फिर पूरे गैर जाट जो हरियाणा के इधर पूरे अहिरवाल बेल्ट यानी दक्षिणी हरियाणा और जो जीटी रोड बेल्ट है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकाधिक सीटें बीजेपी की तरफ लामबंद हुई। यानी जो बात मैं ये कह रहा था कि चुनाव में ये नहीं दिखा, वो 48 घंटे में हुआ है, और ये नतीजा वैसे कोई एक कारण बताकर प्रधानमंत्री मोदी का जादू, या नायब सिंह सैनी का 6 महीने का मुख्यमंत्रित्व काल, या गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण, या हिंदुत्व की राजनीति, या राष्ट्रवाद, या जातिगत समीकरण, कोई एक कारण अगर कह के मैं ये बात कहूँ तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत को छोटा करना होगा। निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक
बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है, जो उसके सामूहिक प्रयास का नतीजा है। और विपरीत परिस्थितियों में उसने कांग्रेस पार्टी को ऐसी पटखनी दी है कि अब उसका जो मोरल है वो अब बूस्टअप होगा। ऐसा माना जा रहा था कि ये चुनाव जो हमेशा पिछले 3 बार महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुए, वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी या इसलिए चुनाव आयोग ने एक साथ नहीं कराया। उसका दूसरा रीजन ये था कि अपना पूरा पोटेंशियल, पूरी ताकत, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष तक नहीं है, उनके संगठन, उनका कहीं संगठन ही नहीं है जिले लेवल से लेकर के प्रदेश स्तर तक। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा में ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष से लेकर अपने पूरा संगठन बनाया हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उनके सारे रणनीतिकारों ने सब संसाधन, सारी ताकत हरियाणा के चुनाव में इसलिए लगाई। कहा यह जा रहा है कि मतलब महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव अलग अलग कराने के पीछे रीजन यही था कि बीजेपी हरियाणा को किसी भी तरह हारना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ता। और दूसरे, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव एक साथ होते तो अपने संसाधनों का, अपने रणनीति का उस तरह से कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालने वाला काम है, उसकी 2-3 किस्त भी चली जाए, बीजेपी ये सोच रही थी। और हरियाणा के जीतने के बाद एक बढ़े हुए मोरल के साथ, जो लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा नीचे आ गया था, अब वो महाराष्ट्र में जाएगी। और कांग्रेस पार्टी अब महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में 13 सीटें जीतने के बाद जो बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती थी, वो एमवीए में सीटों के बंटवारे में अब घमासान भी होगा। और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में टूट हो। हरियाणा की जीत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास, उसका उत्साह 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। ये मामूली कोई जीत नहीं है। और एक बार फिर एग्जिट पोल, तमाम पत्रकार, जिसमें मैं भी शामिल हूं, और तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो ये कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उनकी बात गलत हुई है। और जनता ने लोकसभा चुनाव में जो सारे एग्जिट पोल मोदी जी को 400 और एनडीए को 400 पहुंचा रहे थे, जैसे जनता ने 240 पर रोक करके सारे एग्जिट पोल को धता बता दिया, ठीक उसी तरह अभी 6 महीने भी नहीं बीते, फिर एक बार जनता ने एग्जिट पोल को गलत बता दिया। और हमारे जैसे पत्रकार जो ज़मीन पर घूमते रहते, वो भी नब्ज़ पकड़ने में नाकामयाब रहे। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई ऐतराज़ भी नहीं, कोई गुरेज भी नहीं है। बहरहाल अब मैं अगले हफ्ते, बहुत उम्मीद है कि 3-4-5 दिनों में झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शंस डिक्लेयर हो जाए और यूपी के 10 सीटों के बाय इलेक्शन भी, तो अगले हफ्ते से मैं महाराष्ट्र और झारखंड के 15-15 दिनों के दौरे पर निकलूँगा और महाराष्ट्र और झारखंड के अलग अलग जिलों, अलग अलग जगहों को भी और माहौल को भी लेकर फिर हाजिर होऊंगा। हमारा तो 365 दिन का यही काम है। कभी आकलन गलत हो, सही हो, लेकिन ये कारवां और काफिला में हमारा चलता ही रहता है। आपके सहयोग, समर्थन के लिए बहुत शुक्रिया। जिन लोगों को मेरे आकलन गलत होने पर ऐतराज़ हो या हो कि मेरा आकलन बिल्कुल गलत था, उनके लिए खेद भी है। और नहीं तो आप देखते रहिए, हम ऐसे ही हाजिर होते रहेंगे और ऐसे ही जितना समझा है, जितना देखा है, वो आपको बताते भी रहेंगे। तो महाराष्ट्र और झारखंड की यात्रा अगले हफ्ते शुरू करेंगे और आपको माहौल क्या लेके आते रहेंगे। और इस प्लेटफॉर्म पर भी कुछ चीज़ें महाराष्ट्र और झारखंड की झलकियाँ भी दिखाते रहेंगे। बहरहाल अभी सिर्फ इतना ही। नमस्कार।